हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार सांख्यान एक बार फिर प्रस्तुत हुआ आपके सामने संडे स्पेशल का एपिसोड 6 लेकर के। आज का जो ये एपिसोड है बहुत ही खास होने वाला है आप सब लोगों के लिए। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के जो है वो पीएचडी एडमिशन के जो है वो एडवर्टीजमेंट आ रही हैं, नोटिफिकेशंस आ रही है। ऐसे में कुछ यूनिवर्सिटीज जब इस प्रोसेस में क्या करती हैं, एडमिशन प्रोसेस में, पीएचडी एनरोलमेंट प्रोसेस में, कि वो अपने जो एप्लीकेंट्स होते हैं उनसे रिसर्च प्रपोजल या जिसको हम रिसर्च सिनॉप्सिस कहते हैं वो मांगती हैं। अब वो प्रोसेस का पार्ट होता है। अब उसमें क्या होता है कि उसमें सारा ब्लूप्रिंट होता है रिसर्च स्टडी का, जो फर्दर आने वाले 2-3-4 सालों में वो करने वाले हैं अपनी पीएचडी के दौरान। तो ऐसे में बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स या जो लोग रिसर्च स्कॉलर बनना चाहते हैं, जो रिसर्च की फील्ड में जाना चाहते हैं, उन लोगों की मुझे क्वेरी भी आ रही थी और बहुत जरूरी भी है कि एक रिसर्च प्रपोजल या मैं कहूं कि एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च सिनॉप्सिस कैसे बनाएं। तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाइए कि एक अच्छा सा रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाया जाए और क्या क्या उसमें चीजें इंक्लूड की जाए। तो ये आज का जो वीडियो है इसी के ऊपर आधारित है। आज की इस वीडियो में संडे स्पेशल के एपिसोड 6 में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल कैसा होता है, उसके किस तरह के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन सी चीजें उसमें इंक्लूड करनी है हमने और किस तरह से हमने एक रिसर्च का अपनी जो हम करने वाले हैं उसका ब्लूप्रिंट तैयार करना है। तो वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। एक रिसर्च प्रपोजल के ज्यादा पार्ट्स नहीं होते हैं। अगर मैं इसको नंबर्स में कहूं तो 4-5 इसके स्टेप होते हैं, उसी में एक रिसर्च प्रपोजल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और कई लोगों को लगता है कि आपका रिसर्च प्रपोजल बहुत बल्कि होना चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा मटेरियल होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। आपका रिसर्च प्रपोजल बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। उसमें वो स्पेसिफिक चीजें इंक्लूड होनी चाहिए जो आपको आने वाले टाइम में अपनी स्टडी में करनी है। वो एक प्रपोज्ड प्लान होता है जिसके बेस पे आपकी पूरी पीएचडी जो है वो आधारित होती है। और वो रिसर्च प्रपोजल आपको टाइम टू टाइम जो है वो गाइड करता रहेगा कि आपने कौन सा काम किस तरीके से करना है। जैसा कि मैंने कहा कि किस तरीके से करना है, तो एक रिसर्च प्रपोजल क्या है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो आपको समय समय पर यह बताता है कि मैंने कौन सा तरीका डिसाइड किया था किस काम को करने का, और जब एक्चुअली वो स्टेज आती है उस पर्टिकुलर स्टेप को इंप्लीमेंट करने की, एग्जीक्यूट करने की, तब आपको वो रिसर्च प्रपोजल जो है बहुत ज्यादा हेल्प करना है। तो सबसे पहला स्टेप जो है रिसर्च प्रपोजल का वो है इंट्रोडक्शन, यानी कि इंट्रोडक्टरी पार्ट। आपका रिसर्च प्रपोजल जो है वो उसमें सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन जो है वो कॉन्सेप्ट की लिखेंगे या उसमें बताएंगे कि आपका जो रिसर्च एरिया है, जिस एरिया में आप रिसर्च करना चाहते हैं, उस फील्ड की आपको थीम जो है वो लिखनी है कि वो फील्ड क्या है, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखना है। किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी थोड़ा सा लिखना है। कोई भी जैसे थीम है, फॉर एग्जाम्पल आप टूरिज्म पे करना चाहते हैं तो टूरिज्म के बारे में आपको लिखना है, उसके वेरियस एस्पेक्ट्स को कवर करना है, जैसे ग्लोबल लेवल पे टूरिज्म का क्या सिनेरियो है, नेशनल लेवल पे टूरिज्म का क्या सिनेरियो है, आपका जो रीजनल लेवल है, लोकल लेवल पे टूरिज्म का क्या सिनेरियो है। अगर आप कोई कॉन्सेप्ट पकड़ रहे हैं उसमें, फॉर एग्जांपल सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं, कंज्यूमर बिहेवियर की बात करें तो कंज्यूमर बिहेवियर की मीनिंग, डेफिनेशन से रिलेटेड उसका हल्का फुल्का थोड़ा सा मटेरियल उसमें डालना है, और उसके एडवांटेज, लिमिटेशंस, टाइप्स क्या रहते हैं, उसके रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन्स, वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट एस्पेक्ट्स और डायमेंशन जो है वो आपने उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की जो है वो उस रिसर्च प्रपोजल में लिखनी है इंट्रोडक्टरी पार्ट में। ये जो आपका पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये 2 या 3 पेज का होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें आप एक ब्रीफ इंट्रोड्यूस करेंगे अपने कॉन्सेप्ट को, अपनी थीम को, जिस पे आप रिसर्च करने आगे जा रहे हैं। दूसरा जो इसका पार्ट आता है दैट इज लिटरेचर रिव्यू या रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी इसको बोलते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब है कि आप जिस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं उससे रिलेटेड जो है किस किस आदमी ने पहले फॉरेन में, आपकी कंट्री में, आपकी यूनिवर्सिटी में, आपकी स्टेट में, डिफरेंट जगह पे उस पर्टिकुलर टॉपिक, उस थीम के ऊपर कितनी रिसर्च स्टडीज हो चुकी हैं।
फिर क्या करेंगे, आप उन रिसर्च स्टडीज को पढ़ेंगे, समझेंगे और देखेंगे कि किस आदमी ने, किस रिसर्चर ने, किस स्कॉलर ने क्या काम पहले इस पे कर लिया है। जो काम उन्होंने कर लिया है उसको आप नहीं करेंगे, क्योंकि दोबारा से उसको करने का कोई मतलब नहीं है। आप क्या करेंगे, आप उसका जो है वो गैप फाइंड आउट करेंगे कि इस आदमी ने क्या काम इससे करने से रह गया है या क्या ये नहीं कर पाया। उसका सबसे अच्छा तरीका है आपको उसकी रिसर्च जो थीसिस है उसकी रिसर्च लिमिटेशंस में जाना है, कि जो उसने लिखा होगा या फ्यूचर स्कोप फॉर द रिसर्च उसमें उसने लिखा होगा कि क्या मैं कवर नहीं कर पाया, आपको वहां से गैप जो है वो मिल जाएगा। तो लिटरेचर रिव्यू में आपको बहुत सारी चीजें लिखनी है जो पहले कवर हो चुकी हैं और फर्दर स्कोप जो बचता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कितने रिसर्च लिटरेचर रिव्यू हमने लिखने हैं। उसमें मैं कहूंगा इसमें नंबर्स हम बयान नहीं कर सकते हैं। अगर अच्छे से रिसर्च रिव्यू आप लिखेंगे तो 20 भी काफी हैं। अगर आप हर कुछ उसमें इंक्लूड करेंगे, बेहुदा चीजें लिखेंगे तो 100 भी काफी कम है। तो कुल मिला के आपको 30-40 के आसपास जो है अपने लिटरेचर रिव्यू रखने हैं अपने रिसर्च प्रपोजल में। ब्रीफली उसको बताना है कि किसने कब कहां पर क्या काम कर लिया है। इसके बाद जो सबसे अहम हिस्सा आपके रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च सिनॉप्सिस का आता है वो है रिसर्च डिजाइन, या जिसको हम डिजाइनिंग ऑफ रिसर्च भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके इसमें रिसर्च प्रपोजल में और सिनॉप्सिस में। और जब आप किसी भी आरडीसी में जाएंगे अपनी पीएचडी के दौरान, या जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा पीएचडी के लिए, उसकी जो रिव्यू कमेटी होती है उस फेज से गुजरेंगे, तब आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो इस पार्ट से पूछे जाएंगे रिसर्च डिजाइन के ऊपर। तो इसको आपने बड़े ध्यान से करना है और बड़े अच्छे समझ के इसमें आपने चीजें लिखनी है। क्या क्या लिखना है इसमें, सबसे पहले आपने लिखनी है नीड ऑफ द स्टडी या रिसर्च गैप जिसको हम कहते हैं, कि क्यों हम ये रिसर्च कर रहे हैं, कौन कौन से एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो पुरानी रिसर्च में कवर नहीं किए गए हैं और उनको आप करने वाले हैं अपनी रिसर्च में। जो गैप होगा वो आपको लिटरेचर रिव्यू से निकलेगा। दूसरी चीज इसमें आपने लिखनी है स्कोप ऑफ द स्टडी, मतलब आप कहां पर इस अपने रिसर्च स्टडी को कंडक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको हिमाचल में करनी है, हिमाचल में भी शिमला में करनी है, या कहां पे आपको जो है वो इसका डेटा जो है वो प्राइमरी डेटा जो है आपको मिल पाएगा। तीसरी बात इसमें आती है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, कि जो आपने अपने सिनॉप्सिस के ऊपर अपने प्रोजेक्ट का या अपने रिसर्च का टॉपिक रखा है उसको हम स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम कहते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ऑब्जेक्टिव, कि आपकी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या है, जो आने वाले 2-4 साल में आप कवर करने वाले हैं, तो किन किन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर काम करेंगे, क्या क्या चीजें आप जो है एरिया जो है वो आप कवर करेंगे अपनी रिसर्च में। उसके बाद आता है आपका हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब जो आप टेंटेटिव गेस उसमें रखेंगे कि ये हाइपोथेसिस है, और वह हाइपोथेसिस आपका ऑब्जेक्टिव से ड्राइव होंगे। तो हाइपोथेसिस उसके बाद आपने क्लियरली लिखने हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। इसके बाद बात आती है आपका रिसर्च का टाइप कैसा है, मतलब आपको ये लिखना है कि किस टाइप की आपकी रिसर्च रहेगी। जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च है, या फिर आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च है, या आपकी किसी और तरह की रिसर्च है। ये मिक्स ऑफ रिसर्च भी हो सकते हैं, 2 से 3 या 4 टाइप जो है वो आपके मिक्स हो सकते हैं आपकी रिसर्च में। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसी में आती है रिसर्च डिजाइनिंग में, सैंपल डिजाइन। सैंपल डिजाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें आप लिखेंगे कि सैंपल पॉपुलेशन कहां है आपकी, किस तरह का सैंपल फ्रेम है, कौन आपका जो है एग्जैक्ट सैंपल होगा, किस तरह से आप उसको, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसके, किसके हिसाब से आप उसको सिलेक्ट करेंगे, मेथड ऑफ सैंपलिंग क्या रहेगा, सिंपल रैंडम लगाना है या कन्वीनियंस सैंपलिंग मेथड लगाना है, रैंडम या नॉन रैंडम सैंपलिंग, कौन सा मेथड आप अप्लाई करेंगे सैंपलिंग के लिए। उसके बाद सैंपल साइज क्या रहेगा, कितने नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स को आप जो है वो सर्वे करने के लिए जाएंगे। अब साइंस का प्रपोजल डिफरेंट हो सकता है और सोशल साइंस का प्रपोजल डिफरेंट हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद बात आती है सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन की, इसी के अंडर रिसर्च डिजाइन के अंडर, कि कौन कौन से सोर्सेज से आप डाटा कलेक्ट करेंगे। प्राइमरी सोर्सेज कौन कौन से होंगे, सेकेंडरी सोर्सेज कौन कौन से होंगे, उनमें आपको बिल्कुल टू द पॉइंट चीजें लिखनी है, आपको पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं देना है। इसके बाद बात आती है स्टैटिस्टिकल टूल की फॉर डेटा एनालिसिस की, जो भी आप डाटा कलेक्ट करेंगे उसको आपने एनालाइज करना है, तो किस स्टैटिस्टिकल टूल की आप हेल्प लेंगे और क्यों लेंगे।
वो भी आपको टूल जो है उसमें लिखने हैं टू द पॉइंट कि कौन सा टूल लगेगा और क्यों लगेगा। ज्यादा डिस्क्रिप्शन उसकी नहीं देनी है, क्योंकि जो सामने आपका जो आपका रिसर्च कमेटी बैठी होती है उसको मालूम होता है कि इस टूल का क्या काम होता है, कैसे लगता है, उनको सब पता होता है। लेकिन क्यों लगता है, कौन सा टूल कहां पे लगेगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन पुट होते हैं। इसके बाद बात आती है कि टेंटेटिव चैप्टराइजेशन क्या रहेगी आपकी, जो थीसिस आप लिखेंगे, डेजर्टेशन आप लिखेंगे, उसके टेंटेटिव चैप्टर्स कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने चैप्टर आप रखेंगे और किस चैप्टर में क्या चीज आप लिखेंगे। और सबसे लास्ट फेज जो आती है, सबसे इंपॉर्टेंट वो आती है रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी। उसमें आप वो सारे सोर्स लिखेंगे जहां से आपने लिटरेचर रिव्यू किया, कोई वेबसाइट विजिट की, कोई बुक पढ़ी आपने अपना प्रपोजल बनाने के लिए, और कौन कौन से सोर्सेस से आपने जो है वो डाटा उठाया है अपने रिसर्च प्रपोजल को तैयार करने के लिए। वहां पे आप पूरी रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी की लिस्ट देंगे। जितने ज्यादा सोर्स आप अपनी रिसर्च के लिए कंसल्ट करेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर है और उतना ही अच्छा है, क्योंकि इससे आपको बहुत बहुत नॉलेज मिलती है अपने रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरह से आपका जो रिसर्च प्रपोजल है ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 या मैक्स टू मैक्स 20 पेज का होगा, और बिल्कुल ब्रीफली आप उसको बता पाएंगे और डिफेंड भी आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपने अपनी पीएचडी के लिए सिनॉप्सिस जो है वो तैयार करना है या रिसर्च प्रपोजल तैयार करना है। अगर आप सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जाते हैं, पीएचडी एडमिशन के लिए जाते हैं, तब भी आपको ये फायदेमंद रहेगा। या आप जो है वो पीएचडी करने, एंट्रेंस क्लियर करने के बाद, एडमिशन लेने के बाद आरडीसी के लिए बैठते हैं, तब भी आपको इस तरह से रिसर्च प्रपोजल तैयार करना है। ये एक सिंपल फॉर्मेट है रिसर्च प्रपोजल का, और इसके सबसे ऊपर आपको फ्रंट पेज अपना तैयार करके रखना है, जिसमें आप वो पूरा फॉर्मेट आपकी यूनिवर्सिटी आपको बताएगी, या पुराने जो रहेंगे आप किसी भी हिसाब से उसको रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपना रिसर्च प्रपोजल तैयार करना है, और अगर हो सके तो उस यूनिवर्सिटी जिसके लिए आप एडमिशन प्रोसेस में जा रहे हैं या जिसमें आरडीसी आपकी कंडक्ट होगी, उसका कोई फॉर्मेट अगर उन्होंने साइट पे डाला तो उसको विजिट जरूर कर लें, उस फॉर्मेट के हिसाब से अपना रिसर्च प्रपोजल तैयार करें। तो ये था जी आज का संडे स्पेशल एपिसोड 6। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।